गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैथ्स पीवाई की सीरीज मैथ्स बाय अमृत में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पे मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो पीवाईक्यू के सीरीज में है उसको कराया जा रहा है और आज मैथ प्रैक्टिस सेट का चौथा सेट होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस करते जाइए, साथ में साथ प्रैक्टिस करना तो वीडियो स्टॉप कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका भी प्रैक्टिस होता चले। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, तो प्रैक्टिस कीजिए, अपना तैयारी को बिल्डअप कीजिए। देखते हैं, अपने आप को टेस्ट भी कीजिए कितना स्कोर आ रहा है आपका। क्या बोल रहा है, एक खंभे के पात से बोल रहा है एक खंभे के पात से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक खंभा ये है, इसका पाद क्या होगा, ये होगा। पाद मतलब क्या होता है, पैर। पैर का नीचे वाला, खंभा के नीचे वाला पैर ये है। इससे 20 मीटर की दूरी, 20 मीटर की दूरी क्या होगा, ये होगा 20 मीटर दूरी मान लीजिए। क्या बोल रहा है, खंभे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से खंभे का उन्नयन कोण क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। जैसे ये है, ये गाछ है, मान के चलिए। अब एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ये ऊपर की ओर देख रहा है, तो इसका उन्नयन कोण। वही व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा होता है और नीचे देखता है तो क्या बनता है यहाँ पे, अवनमन कोण। ठीक है, यहाँ अवनमन कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है, और यहाँ क्या बनता है, उन्नयन कोण। बस अब क्या करना है, बोल रहा 45 डिग्री है। बस देखिए, एक इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। मान किसका मांग रहा है, इसका, खंभे की ऊंचाई ए बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है टेन थीटा, क्या होता है, पी बाई बी। टेन थीटा, इसका और इससे इसका रिलेशन निकल जाएगा। टेन थीटा का मान, टेन थीटा का मान 45 है, 45 बैठा दीजिए। पी का मान ये है पी, ये है बी। यह 90 डिग्री का कोण बनता है। पी का मान क्या है, निकालना है, पी लिख दीजिए। बी का मान क्या है, 20 मीटर, 20 मीटर लिख दीजिए। टेन 45 डिग्री का मान जानते हैं, एक होता है। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है। पी बटे 20, तो पी का मान क्या हो गया, अर्थात ए बी का मान क्या आ गया आपका, 20 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। दो तीन फॉर्मूला लगाए, इसको ध्यान रखिए। एक टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। टेन 45 डिग्री क्या होता है, एक। और उन्नयन कोण क्या है, अवनयन कोण क्या है, नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। बस इसको ध्यान रखिएगा, समझ आ जाएगा। टेन 45 डिग्री से पी बाई बी से कर दिए, ए बी का मान निकल गया 20 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस कराता हूँ, चलिए आप लोग भी अपना प्रैक्टिस करते जाइए। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने इस पर 15 दिनों तक काम किया और फिर विमल चला गया। शेष कार्य हरीश ने अकेले 10 दिन में पूरा किया, तो हरीश अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए पहले क्या है, हरीश और विमल। हरीश को एच लिख दीजिए, विमल को भी लिख दीजिए। कितने दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है भाई, ठीक है। उसके बाद दोनों ना साथ में 15 दिन कार्य किया, साथ किया गया कार्य 15 दिन। तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, 5 दिन का। अब यही 5 दिन विमल कितने दिन में पूरा किया, 10 दिन में। विमल 5 दिन का काम 10 दिन में किया, तो टोटल 20 दिन का काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में 2 दिन, एक दिन में 2 काम। तो 5 दिन में 10 काम वो किया है, 5 दिन में 10 काम किया है, एक दिन में 2 काम किया है, तो 10 काम, एक सेकेंड। देखिए हरीश और विमल कितने दिन में कार्य किया, 20 दिन में किया। टोटल वर्क मान लीजिए, टोटल वर्क 20 है। कितना है, 20 है। टोटल वर्क 20 है, तो देखिए अब बोल रहा है ना कि हरीश और विमल 15 दिन काम किया है, तो बचा हुआ कार्य कितना बचा होगा, रिमेनिंग वर्क।
रिमेनिंग वर्क 15 दिन तक काम कर लिया है, तो 5 ही काम बचा हुआ है। और इसी 5 काम को करने के लिए हरीश अकेले 5 वर्क को करने में हरीश टाइम ले रहा है 10 डेज का। अब 5 वर्क काम करने में 10 दिन टाइम ले रहा है, तो सोचिए 20 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 5 गुना 4, तो डे कितना लगेगा, 10 गुना 4, 40 डे लगेगा। अब देखिए हरीश 40 दिन में कर दे रहा है, पूछ क्या रहा है, तो हरीश से पूछ रहा है हरीश अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 40 दिन में करेगा। देखिए हरीश और विमल दोनों 20 दिन में तो काम किए मिलके, तो अब टोटल काम मान लीजिए 20 है, तो 15 दिन तक दोनों साथ काम किया, 15 दिन तक दोनों साथ काम किया, तो रिमेनिंग कार्य कितना बचा हुआ होगा, 15 दिन तक हो गया, तो 15 काम हो गया होगा, तो 5 काम रिमेनिंग बचा है। तो 5 काम जो रिमेनिंग बचा है उसी को हरीश करने में 10 दिन लगा दिया है, 5 काम को निकालने में 10 दिन लगा दिया है। तो टोटल काम 20 है, तो 20 काम को करने में उस हरीश को कितना टाइम लगेगा, 5 गुना 4, तो टाइम में भी लगेगा 10 गुना 4, 40 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक ट्रेन जो है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और गति से चल रही है, और विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन बी को पार करती है। दोनों ट्रेनें 30 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए एक ट्रेन है ना, ये एक ट्रेन यहाँ है, एक ट्रेन यहाँ, आपका एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है। अब क्या करता है ना कि एक डिस्टेंस कवर करना है। एक ट्रेन का स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ट्रेन का स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, तो टोटल टाइम लगता है कितना, टोटल टाइम लगता है 30 सेकेंड, और जब क्रॉस कर जाती है तो 30 सेकंड लगता है। तो एक का ये ट्रेन ए का ये ट्रेन है और ये बी है, तो ए का कितनी लंबाई है ट्रेन की दी हुई है, कितनी लंबाई है देखिए 300 मीटर, और बी का नहीं पता है, समझे, तो वही बी का डिस्टेंस पता करना है। जब भी दो ट्रेन क्रॉस करे ना, तो एक फार्मूला आप जानते हैं, डी बराबर एस इंटू टी। तो डी क्या है, 300 मीटर प्लस, बी का कुछ नहीं है तो यहाँ बी लिख दीजिए सिर्फ, बराबर ए का स्पीड क्या है, यहाँ एस है, तो स्पीड जब विपरीत दिशा में आए ना तो दोनों का स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 70 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ दीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए टाइम कितना ले रहा है, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर प्रति सेकेंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में गुना बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। अब जो मान आएगा निकालिए, इसको काटिए, 6×5 = 30, 6×3 = 18, इधर देखिए 300 प्लस 20, बी बराबर, इधर देखिए 3 इधर आ जाएगा, नहीं तो इसको काटिए, 3×50 है 150, 50 गुने 5 गुने 5, 300 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 5×5 = 25, 25×5 = 25 है, 250, तो बी का मान क्या आ जाएगा, 1250 में से 300 जाएगा, बी का मान आ जाएगा 950। ये आपका आंसर हो जाएगा, बी का मान 950 हो जाएगा। बस समझिए एक बार क्या होता है, समझ आइएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, देखिए 15 गुना 14 - 30 प्लस 3 का इसको क्या लिख सकते हैं, 9 + 17, 15 गुना 14 यहाँ कीजिए, 15 गुना 14, 15×4 = 60, और फिर 15, 2 1 0, 210 हो गया इसका मान, माइनस 30 प्लस 17 9 क्या होता है, 26, 226 236, और 236 में से 30 जाएगा, क्या बचेगा, 6, आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 206, 206 आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं, ये सरलकरण करना था, सरलीकरण था, आप कर लिए होंगे। चलिए ये सरलकरण करना था, आप कर लिए होंगे, सही सबका सही हुआ होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है 3√2
2 + 2 इंटू 3√2 - 2 का 13 + 15 का मान क्या होगा। एक फॉर्मूला जानते होंगे, a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो देखिए 3√b इसको a और इसको b, फिर इसको a इसको b, a² - b² हो जाएगा। इसको लिख दीजिए 3√2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, फिर का है तो इधर बड़ी ब्रैकेट देके 13 + 15, तो 3√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 × 2 18, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 13 + 15, 18 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 14 × 13 + 15, 13 × 14 कीजिए, 14 × 42 और 1 14, 1 8 2 182, 182 + 15 क्या हो जाएगा 197। यही आपका आंसर हो जाएगा 197। कितना नंबर ऑप्शन है, 2। बस ये फार्मूला एक ध्यान रखिए, a + b इंटू a - b क्या होता है, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। इसको भी मान ही निकालना। ये सारा क्वेश्चन NTPC PYQ का है और ALP का है और RPF का है। सारे मैथ को क्वेश्चन को जो जिस तरह क्वेश्चन पूछता है बस वही उठा है। इसमें कुछ इजी भी है, कुछ हार्ड भी है, कुछ मॉडरेट भी है। तो प्रैक्टिस कीजिए। 17 का क्वेश्चन मिलेगा 250, 27%। 27% क्या होता है, 27/100 माइनस 1000 का 0.02% परसेंट है। पहले डेसिमल है, डेसिमल को हटाया, नीचे 2 जीरो आया, परसेंट को हटाया, नीचे 2 जीरो आया, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, क्या हो गया 7 × 5 = 35, 5 × 10 3 13/2 माइनस इधर देखिए 2/10। इसको क्या लिख सकते हैं, 135/2 से भाग दीजिए, क्या होता है 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, या 0.2 लिख दीजिए। 67.5 में 0.2 जाएगा, क्या बचेगा 67.3। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व कीजिए। क्या है, √3n बराबर 729। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का मान निकालना है। तो देखिए ये स्क्वायर है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 3n को 729 का होल स्क्वायर, रूट है तो इधर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 3n बराबर क्या हो जाएगा 729 गुना 729। 3n का मान क्या हो जाएगा, तो 729 क्या होता है 9 का क्यूब होता है, ये भी क्या होता है 9 का क्यूब होता है। तो 3n का मान क्या आएगा, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 3 का गुना 3 टू दी पावर 3, फिर 3 गुना 3 टू दी पावर 3। देखिए अब इसको गुना कर दीजिए, जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। 3n का मान क्या हो जाएगा, इसमें भी 3 और 3 कितना हो जाएगा 3 पावर 6 प्लस 3 पावर 6, मतलब 3n का मान आ जाएगा 3 टू दी पावर 12, n का मान आ जाएगा 12। ये आपका आंसर है। बस एक बार समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगले से ये सब क्वेश्चन आपका बनने लगेगा। अगर नहीं बन रहा तो जिनका बन रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, उनका तैयारी अच्छा हो चुका है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहे हैं। बोल रहा है दो संख्याओं का योग इतना है, उनका गुणनफल इतना है, तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए जो कर रहा है बस आसान है, a + b बराबर दिया हुआ आपका 16, 16 नोट कर लीजिए। बोल रहा है उनका गुणनफल कितना है 63, a/b, a × b बराबर दिया हुआ है 63, 63 नोट कर लीजिए। अब क्या रहा उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, पहला संख्या a/a, दूसरा संख्या a/b, उसका व्युत्क्रम का योग क्या होगा, बस b इधर जाएगा, b हो जाएगा, इधर a हो जाएगा और इधर a और b हो जाएगा। बस इसी का मान पूछ रहा है आपसे। तो आपको तो पता है a + b का मान दिया हुआ है, a × b का मान दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं a + b इंटू a × b बराबर a + b का मान हो गया 16, निकाल क्वेश्चन में दिया हुआ है, और a × b का मान 63 दिया हुआ, तो 16/63, यही आंसर हो जाएगा आपका। कुछ है नहीं ना, इसी तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अधिकतर क्वेश्चन इसी तरह का होता है, एक दो क्वेश्चन होता है वो भी प्रैक्टिस कर लिए कीजिए मेरे साथ, सारा क्वेश्चन बनने लगेगा आपसे।
क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 48 छात्र हैं, एक विशिष्ट दिन पर छात्र ने केवल 3/8 उपस्थित थे। उसी दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या। उपस्थित कितना था? 3/8। उपस्थित छात्र की संख्या 3/8। तो अनुपस्थित कितना होगा? तो 3/8 में जो अनुपस्थित होगा क्या होगा? 5/8 हो जाएगा। ये कैसे हुआ? देखिए, टोटल 8 स्टूडेंट है, ये 8 यूनिट स्टूडेंट है और 3 वो उपस्थित है, तो अनुपस्थित कितना है? 5/8 है। या फिर इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, मानिए टोटल 1 है, 3/8 उपस्थित है, तो अनुपस्थित कितना हो जाएगा? 8 में से 3 जाएगा, 5/8। जैसे सॉल्व करें आप समझ लीजिए, वही बहुत है आपको सॉल्व करने के लिए। तो बोल रहा है ना कि 48 छात्र है, तो 8 यूनिट का मान दिया हुआ है आपका 48। ठीक है, तो पूछा अनुपस्थित कितने हैं, तो 5 अनुपस्थित है, तो 5 का मान निकाल लें। 8 यूनिट और 48, 1 यूनिट और 6, देन 5 यूनिट बराबर 6 गुना 5, 30। ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एब्सेंट है। और प्रेजेंट कितने हैं? 3/8। 3/8 क्या होता है? 8 का मान है 48, तो 3 का मान क्या हो जाएगा? 3 गुना 6, 48। 3 गुना 6 18, मतलब प्रेजेंट 18 है, एब्सेंट कितने हैं? 30। फिर से समझ लीजिए क्या है। बोल रहा है ना कि एक कक्षा में 48 छात्र हैं, किसी विशिष्ट दिन, देखिए किसी विशिष्ट दिन छात्र का केवल 3/8 उपस्थित थे, तो टोटल 8 स्टूडेंट है, मान के चलिए 8 यूनिट स्टूडेंट है, जिसमें 3 उपस्थित है, तो अनुपस्थित कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का अनुपस्थित होगा, 8 यूनिट का मान दिया हुआ 48, 1 यूनिट का मान 6, तो उपस्थित कितने हैं? प्रेजेंट कितने हैं? 3 गुना 6। उपस्थित 18 हैं, एब्सेंट कितने हैं? 5 गुना 6, 30। यहीं से भी ऑप्शन आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए इतना किया गया। आप इसको समझ लीजिए, ताकि ये याद यही रहेगा। ये तरीका है, ये जो है तरीका है बनाने का, और इसी तरीकों को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से इसको बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिए, एक छोटी सी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है, तो कंपनी में काम करने वाले टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ये एक कंपनी होगी, ये कंपनी है, इसमें वर्क काम करने वाले कर्मचारी होंगे, मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। मेल और फीमेल का, मेल का कितना है? 3 है, मेल का 3 है, और फीमेल का कितना है? 2 है। देखिए, मेल का उल्ट यहाँ लिखा है, मेल का कितना है? 3 है, और फीमेल पर यहाँ पे देखिए फीमेल पहले है, तो फीमेल 2 है, तो फीमेल के सामने 2 लिख दिए, और ये मेल के सामने 3 लिख दिए। अब बोल रहा है ना कि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है, तो इसकी संख्या ये यूनिट में है, ये जो है यूनिट में है, अनुपात में है। और इसकी संख्या का बात किया जाए, नंबर का बात किया जाए, नंबर में यहाँ है मेल 90 दिया हुआ है, तो देखिए इसका कितना गुना है? 30 गुना है, तो इसका भी कितना गुना होगा? 30 गुना, फीमेल भी होगी, तो 60 हो गया। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कर्मचारी 90 + 60, 150। यहाँ उस ऑफिस में टोटल 150 कर्मचारी काम करने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। समझ गए होंगे, उम्मीद है। ये एक ऑफिस है, ऑफिस में कर्मचारी काम करते हैं, मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 3:2। मेल का मेल का संख्या भी दिया हुआ है 90, तो 3 का कितना गुना 90 है? 30 गुना, तो फीमेल का भी 2 का कितना गुना 90 हो जाएगा? 2 गुना 30 हो जाएगा 60। तो टोटल कितना हो गया? 90 + 60, 150। यही आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है, दो संख्याओं का योग इतना है, उनका अंतर इतना है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है? जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख लीजिए। a + b का मान दिया हुआ है 25, a - b का मान दिया हुआ है 15। तो पूछ क्या रहा है? संख्याओं का अनुपात a/b बराबर हुआ, यही पूछ रहा है, इसको जोड़ दीजिए। समीकरण जोड़ना जानते ही हैं, तो 2a, b भी कट गया,
25 और 15 क्या हो गया 40। ए का मान आपका निकल गया 20। 2 से 20 बार में कटा, एक बार 20 निकल गया। तो बी कितना हो जाएगा, पहले समीकरण में बैठा दीजिए 25। बी उधर 25, 25 में ए का मान 20 है, 20 इधर आ गया तो बी का मान क्या आ गया 5। ए का मान 20 निकल गया, बी का मान 5 निकल गया, तो ये रेशियो बी निकल जाएगा ना। 20:5 कितना बार में कटा 4 रेशियो ए। आंसर क्या आ गया 4:1। ये आपका आंसर होगा। ए अनुपात बी का मान आ गया 4:1। ए प्लस बी का मान दिया हुआ था, यहाँ देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। दो संख्या का योग 25 दिया हुआ, 25 लिख दिए। दो संख्या का अंतर 15 दिया हुआ, 15 लिख दिए। इससे ए और बी का मान निकल गया, समीकरण काट दिए। ए का मान 20 निकल गया और बी का मान 5 निकल गया। वही पूछ रहा है ए और बी का रेशियो, तो ए का मान आ गया 4, बी का मान आ गया 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, एक व्यवसायी 20 वस्तु खरीदता है जिसका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये एक व्यापारी है, क्या करता है, एक वस्तु खरीदता है जिसका ना, इसका क्रय मूल्य 20 सीपी, इसका क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का खरीदता है, तो 20 वस्तुओं का सीपी और 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। क्या है, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो बस जो है उसी को लिखना है। तो यहाँ 15 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी अपॉन एसपी। 20 ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा 20, यहाँ आ रहेगा 15। इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 5 है 15, 5 20। अब बोल रहा है ना कि अब इसको लाभ कितना हो रहा है, व्यवसाय का लाभ या हानि क्या है। देखिए अब सीपी है और एसपी है, सीपी का मान 3 है और एसपी का मान 4 दिया हुआ है। तो सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, मतलब विक्रय मूल्य में उसको 1 रुपया का फायदा हुआ, तो वही फायदा लिखना है। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का हुआ है। 3 में खरीदा था, 4 में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का हुआ है। सीपी कितना है, 3 है, गुना 100। तो 100/3 की जगह क्या होगा, 33.33%। ये आंसर हो जाएगा। कितना फायदा हुआ उसको, 33.33% का उसको फायदा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ गए होंगे। बोल रहा है 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, एक एग्जाम हो, एक स्कूल है, एक स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। क्या होता है कि एक परीक्षा हुआ, एक एग्जाम हॉल हुआ। एग्जाम में क्या हुआ ना कि टोटल 100% लड़के एग्जाम दिए, इसमें पास कितने हुए और फेल कितने हुए हैं। पास हुए हैं 60%, फेल कितने हुए 40%। बोल रहा है यदि अनुत्तीर्ण मतलब फेल कैंडिडेटों की संख्या 240 है। अब 40% का मान आपका दिया हुआ है कितना, 240। तो पूछ रहा है उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है। तो उत्तीर्ण मतलब 60% का मान पूछ रहा है, 40 का परसेंट का मान 240 है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा 6। 6 बार में कटेगा, 1% का मान 6 आ गया। तो पूछ रहा है पास कितने हुए हैं 60%, 60% का मान क्या हो जाएगा 60 गुना 6, मतलब 360 स्टूडेंट, स्टूडेंट जो है पास हुए हैं। ये एक स्कूल है, फिर से समझ लीजिए, एक स्कूल था जिसमें बच्चे एग्जाम देने के लिए गए, एग्जाम दिए। 100% बच्चे एग्जाम में बैठे, पास कितना हुआ है 60%, फेल कितना हुआ है 40%। तो उसी का मान 40% का मान दिया हुआ था 240, तो काटी 1% का मान 6 आ गया। पूछ क्या रहा है, पास कैंडिडेट कितना है, तो 60% का मान पूछ रहा है, 60 गुना 6, 360। आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, टोकरी में रखा गया एक आम हर दिन 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। यदि टोकरी में 30 मिनट में आमों की 30 मिनट में आमों से पूरी तरह से भर जाता है, तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भरेगा। देखिए एक टोकरी है, इसमें कुछ आम रखा हुआ है। बस एक बार समझ लीजिएगा ना, इस तरह क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1 मिनट में क्या होता है, टोकरी हर मिनट में टोकरी का आम जो है ना 2 गुना हो जाता है। देखिए अब बोल रहा है ना कि 30 मिनट में, ये 1 मिनट है पहला मिनट, फर्स्ट मिनट से लेके यहाँ 30 मिनट। यहाँ जो है ना टोकरी
पूरा तरीके से यहाँ पूरा भर जाता है। तो आप सोचिए जब 30वां मिनट में पूरा भरता है और उससे पहले जो है ना हर बार दोगुना होता है, तो एक टोकरी में दोगुना होगा तभी ना पूरा भरेगा। तो यहाँ पे 29वां मिनट पे टोकरी क्या थी, आधी थी। आप समझ रहे हैं, आधी थी तो 30वां मिनट में हर मिनट में दोगुना हो जा रहा है, तो जब आधी थी तभी ना 30वां मिनट में दोगुना होगी। तो बस वही पूछ रहे हैं कि टोकरी आधा हुआ कितने मिनट में भर जाएगी। 30 मिनट में पूरी तरह भर जाती है, तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भरेगी, तो 29 मिनट में। तो आधे भाग कितने मिनट में भरेगी, 29 मिनट में, तभी 30 मिनट में पूरा भरेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ गए उम्मीद है। अगर नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, इस तरह का टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपसे गलती ना हो। क्या बोल रहा है, एक कालीन है की लंबाई 20.5/2 है। एक कालीन है, इस तरह कालीन होगी, इसकी लंबाई दी हुई है 20.5/2 दी हुई है। अब क्या बोलती है ना कि कालीन से में से कितने छोटे टुकड़े प्रत्येक के बराबर किया जाए जिसकी लंबाई 4.1/2 है। एक और कालीन है जिसकी लंबाई 4.1/2 है। अब बोल रहा है ना कि इस कालीन से 4.1/2 के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, यही आपको निकालना है। तो क्या कीजिएगा, बड़े वाले कालीन कालीन बटे छोटे वाले कालीन, इसकी लंबाई बटे इसकी लंबाई। बड़े वाले कालीन की लंबाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 20.5/2 को क्या है, 20×2 = 40, 5 45/2। तो फिर छोटे वाले कालीन को क्या लिख सकते हैं, 4×2 = 8, 9/2, मतलब डिवाइड करना है, तो 45/2 भागा 9/2। तो 45/2 भागा में करेंगे तो गुना के फॉर्म में उलट जाएगा, 9×5 = 45, 2 से 2 कट गया। मतलब कितने कालीन बना सकते हैं, 4.5, क्या 4.1/2 का कितने कालीन बना सकते हैं, 20.5/2 में 5 कालीन बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना और उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या है। एक फार्मूला है, उसको ध्यान रखिए, क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। बस इस फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा, आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पल में आता ही है। तो ये देखिए, महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ आपका, लघुत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ, 84, 84 लिख लीजिए। महत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है, 6, 6 लिख लीजिए। पहली संख्या क्या है, 42 दी हुई है, 42 लिख लीजिए। दूसरी संख्या पूछ रहा है तो x लिख लीजिए। काटिए, 42×2 = 84। x का मान क्या आ गया, 2×6, x बराबर क्या आ गया, 12 आंसर। तो दूसरी संख्या आपकी क्या है, 12 आंसर है। यही आंसर हो गया आपका। बस इस फॉर्मूला को याद रखिए, एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या 84 दी हुई है, पहली संख्या 42 दी हुई है, दूसरी संख्या पूछ रही है, एक्स लिख लिए उसको। अब यहाँ देखिए, 84 लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ 12 दिया, 6 दिया हुआ है, तो 42 से 2 बार में काटे 84 को। उसके बाद एक्स का मान क्या हो गया, 6×2 = 12, ये आपका एक्स का मान आ गया। तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 12 आंसर हो गई आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या कर रहा है, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक 120 है, तो वो संख्या क्या है। एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, इसका रेशियो क्या है, 3:5। उसका लघुत्तम समावर्तक बोल रहा है 120। तो देखिए, जब लघुत्तम एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 और 5 का 15। और यहाँ पे जब एलसीएम निकालिएगा आप इसमें, तो इसको 3x और 5x लिखना पड़ेगा, तभी ना आपका एलसीएम निकलेगा। ये तो अनुपात के रूप में, ये संख्या के रूप में बढ़ेगा तो 3x और 5x हो जाएगा, तो x का लघुत्तम क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा।
तो देखिए अब देखिए, अब आपका लघुत्तम दिया हुआ है 15x का मान कितना दिया हुआ है 120। तो कितने बार में कटा आपका x का मान 8 बार में। अब देखिए x का मान 8 आ गया है, तो पहली संख्या की थी 3x, दूसरी संख्या क्या थी 5x। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 3 गुना 8 मतलब 24। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 5 गुना 8 मतलब 40। पूछ क्या रहा है, तो संख्या पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 24 और 40 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए क्या बोल रहा है, दो संख्या है ए और बी मान लीजिए, उसका अनुपात दिया हुआ है 3:5, 3:5 लिख दिए। जब संख्या के रूप में लिखना होगा तो अनुपात को हटाना पड़ेगा, तो x ले लिए 3x और 5x, तो a का मान क्या हो गया 3x और b का मान क्या हो गया 5x। पहली संख्या 3x हो गई, दूसरी संख्या 5x हो गई। एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम दिया हुआ है, क्योंकि उनका लघुत्तम सामर्थ्य 120 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3x और 5x का 15x। एलसीएम होता क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 15x का मान निकल गया आपका, 15x का मान 120, x का मान क्या आ गया 8 आ गया। तो x का मान 8 आ गया, तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 3x, तो 3 गुना 8 24, b का मान क्या आ जाएगा 5x, 5 गुना 8 तो 40। तो यही पूछ रहा है आपसे, तो संख्या क्या थी 2440 थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 आता है। देखिए एक x थी, तो उसको y से डिवीजन करते हैं y, तो भागफल क्या आता है 6 आता है, शेषफल क्या आता है 5 आता है। बस जैसा बोल रहा था उस तरह लिख दिए। उसके बाद का क्या कर रहा है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है, जब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर का होगा तो कैसे होगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी x होगी। तो x माइनस वाई बराबर आपको दिया हुआ है 1540। आइए एक फार्मूला आप जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो देखिए ये भाज्य आपका 3 है, x भाज्य है ना, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये क्या है शेष है। तो बस समीकरण पर बैठा दीजिए, भाज्य x का मान क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल, भाजक है y, भाजक है 6, तो 6y प्लस 5। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। बस ये दोनों समीकरण से x और y का मान निकाल लीजिए। x माइनस वाई बराबर 1540, और x 6y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6y माइनस 6y बराबर 5। x से x, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, घटा दीजिए दोनों को, x से x कट गया, तो प्लस 6y माइनस वाई जाएगा, क्या बचेगा 5y। अब 1540 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 10 में से 5 जाएगा 5, 3, 1535, 5 से काटिए, 5 तियाँ 15, 07, y का मान आ गया 307। क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यही हो जाएगी 307। बड़ी संख्या पूछती तो बड़ी संख्या क्या हो जाती, x का मान 1540 में से 1500, ये बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 1540 प्लस 307 हो जाएगी, 7 4 1847, क्या हो जाएगी 1847, क्योंकि x माइनस वाई का मान 1540 दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या हो जाएगी 1847 और छोटी संख्या हो जाएगी 307। बस इसमें कुछ फार्मूला है जो भी बताए हैं, एक ये भाज्य और अभाज्य गुने भागफल जोड़ शेष होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, और जिस तरह का फॉर्म में दिया हुआ है उस फॉर्म को लिख लीजिएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है एक बेलनाकार टंकी की क्षमता इतना है, तो देखिए ये बेलनाकार टंकी है, बेलनाकार टंकी है जिसकी त्रिज्या त्रिज्या क्या होती है, ये होती है, त्रिज्या कितनी दी हुई है 21 मीटर। ऊंचाई नहीं दी हुई है एच, एच फाइंड करना है हमको। टंकी की गहराई, यही है टंकी की गहराई। इसकी क्षमता, टंकी की क्षमता क्या है 2 3, मतलब वॉल्यूम, टोटल कितना पानी अट सकता है, तो 2 3 7 6 मीटर की पानी अट सकता है। तो आप जानते हैं बेलन का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है। क्या है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दिया हुआ है 2 3 7 6। देखिए
पाई पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान दिया हुआ 21, 21 × 21। एच का मान निकालना है, एच लिख दिए। 7 से कितने बार में कटा, 3 बार में 21 कट गया। 3 से देखिए कटेगा, 3 दो 5, 5 अच्छा 11, 11 से 18, 3 से कट रहा है, 3 7 21, 7 2 बचा, 3 हमारा 27, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 3 27, 7 की 22। ठीक है, अब देखिए और किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 से काटिए, 11 7 77, 11 दूनी 22, 2 से कट रहा है, 2 से काटिए, 2 से 24 बार में। तो क्या लिख सकते हैं, एच का मान 24/21, एक्स का मान एच का मान आ गया 1.71 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है 21 नंबर पे देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक वृत्त है, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर। तो वृत्त की परिधि सी का मान पूछ रहा है आपको। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला लागू हो रहा है। वृत्त की एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। ये दोनों फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। तो अब वृत्त की परिधि का मान, वृत्त का क्षेत्रफल बैठाते हैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 154। 22 7 बार में कटा, तो आर स्क्वायर का मान क्या है 7 × 7, तो आर का मान क्या लिख सकते हैं 7। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 लिख दिए, पाई का मान 22/7 लिख दिए, आर का मान 7 निकला हुआ, तो 2 × 22/7 गुना 7 क्या हो जाएगा, 7 7 कट गया, तो क्या बचा 44 आंसर। यहाँ क्या है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 22/7 इंटू आर, 2 पाई आर 22/7 इंटू आर, आर का मान 7 है, 7 7 कट गए, आर का मान क्या है 44। ये क्या है सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 टिक लगा दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका 5,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए सी आई माइनस एस आई अगर 3 साल का रहे, 3 साल का डिफरेंस पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है P3 + R/100 इंटू R/100 का होल स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला को बैठाइए, आंसर आ जाएगा एस सी आई माइनस एस आई बराबर, पी का मान दिया हुआ है 5000, इसका मान दिया हुआ है 3 लिख दीजिए, आर का मान 10, 10/100, 10/100 का होल स्क्वायर। 10 से 10, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब बस यहाँ बैठाइए मान 5000, इसको क्या लिख सकते हैं 10 3 30, 31/10 गुना 1/100, क्योंकि 1/10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/100। तो 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो कट गया, 1 2 3 जीरो कट गया, 31 × 5। यही आपका सी आई माइनस एस आई का, सी आई माइनस एस आई 3 साल का आ जाएगा, 5 5 3 15, 155 रुपया आंसर हो जाएगा आपका, 155 रुपये ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन इस फार्मूला को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में सिलेक्शन के लायक इस फार्मूला होता है, आपको याद रहेगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बैंक एक व्यापारी को 5 वर्ष के लिए 12,50,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक की दर से ऋण प्रदान करता है। भुगतान किए जाने वाली साधारण ब्याज क्या है। आपको बहुत बार, अब तक बहुत बार इस फार्मूला को बता चुके हैं। एस आई बराबर क्या होता है, पी होता है, आर होता है, टी होता है बटे 100। एस आई पूछ ही रहा है तो एस आई का एस आई लिख दी, पी का मान दिया हुआ है 1 2 5, 4 को जीरो लिख दीजिए। टाइम क्या है 5 है, रेट क्या है 5 है, बटे 100 कर दीजिए, 0 से 2 जीरो कट गया, 125 00 गुना 25 मल्टीप्लाई कीजिए, 125 25 आए क्या होता है 5 5 25, 5 12, 625 और यहाँ 250, 5 2 6 5 11, 3 1 2 5, 3 1 2 5 किस में 3 1 2 5 ये हो गया सब, और 2 जीरो यहाँ भी था, 2 जीरो यहाँ था, बैठा दिए 3 1 2 5 00 रुपया आंसर आ गया। बस ये फार्मूला याद होना चाहिए, एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी बटे
100। पी का मान बैठा दीजिए 12,50,000 रुपये। टाइम क्या है 5 वर्ष। रेट क्या है 5% बटे 100 से काट दीजिए, 2 बार ऊपर 2 जीरो कट गया, तो ऐसा का मान आ गया आपका तीन आ गया 3,00,000 312500 आंसर आ जाएगा आपका। साधारण ब्याज हो जाएगा इसका 3,12,500 के रेट से ये देगा। बोल रहा है एक दो त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज यहाँ थी, एक त्रिभुज यहाँ थी, ये पी क्यू आर है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। बोल क्या रहा है कि दोनों समरूप है। जब समरूप है तो इसका सिंबल ये होता है। समरूप क्या क्या होता है ना, पी क्यू बटे एक्स वाई बराबर क्यू आर बटे वाई जेड बराबर पी आर बटे एक्स जेड। मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा। बस अब देखिए तीनों का परिमाप दिया हुआ है, तो इसका परिमाप क्या है 48/24। तो परिमाप और इन भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो एक्स वाई कहाँ है? देखिए एक्स वाई ये है, एक्स वाई का मान क्या दिया हुआ है, तो नीचे वाला का एक्स वाई का मान दिया हुआ है कितना 12। तो पी क्यू आर पूछ रहा है, तो पी क्यू का मान पूछ रहा है, तो एक्स मान लीजिए इसका। तो देखिए 12 दूनी 24, 2 24 है, 24 में कट गया, तो एक्स का मान क्या आ गया 24। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब समरूप है तो क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर कर दीजिए। और जो परिमाप है तो परिमाप ये वही अभी स्क्वायर रहता तो क्या करते, अगर क्षेत्रफल रहता तो उस तरह का भी क्वेश्चन आएगा, सोल्व किया करवाएंगे आपको। अभी परिमाप है तो परिमाप को उनका रेशियो बराबर कर देंगे, स्क्वायर रहेगा तो अंडर रूट स्क्वायर करेंगे ताकि भुजा के बराबर आ जाए। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, एक्स प्लस 1/x बराबर 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। देखिए एक्स प्लस 1/x का मान 9 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान फाइंड करना है। तो जब इस तरह का केस आए तो स्क्वायर बोथ साइड कीजिए, स्क्वायर बोथ साइड कीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। तो एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x बराबर 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। 81 लिख दीजिए, ये एक्स से ये एक्स कट गया, तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 81 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 79, मतलब 79 बच गया, तो 79 आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे उम्मीद करता है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे आपका तुरंत सॉल्व होने लगेगा। अगर ट्रिक के रूप में देखिएगा तो क्या कीजिए, इसका होल स्क्वायर -2 कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। 81 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 79। जब ये पूछे तो एक्स प्लस 1/x के फॉर्म में कुछ भी दिया रहे तो उसका स्क्वायर -2 कर देना है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ भी 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.13 का होल स्क्वायर अपॉन 0.27 प्लस 0.13। जब हम ये सेशन स्टार्ट किए थे तो शुरू में आपको एक फार्मूला बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए 0.27 का होल स्क्वायर है माइनस 0.13 का होल स्क्वायर, यही फॉर्म है, तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दीजिए। 0.27 माइनस 0.13 मल्टीप्लाई 0.27 प्लस 0.13 और डिवाइड में क्या करना है 0.27 प्लस 0.13। अब 0.27 0.13 ये दोनों कट गए तो बचा क्या 0.27 माइनस 0.13, इसको घटा दीजिए, 7 में से 3 जाएगा क्या 4, 2 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 1, 0.14 आंसर हो जाएगा आपका। ये फार्मूला याद रखिएगा, इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इस पर। 0.14 आंसर हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, एक गणित में कक्षा के 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक इतना 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 है, तो आंकड़ों का बहुलक क्या है। जो पूछ रहा है ना उस पे ध्यान देना है, बहुलक क्या होता है, पहले बहुलक क्या होता है ये जानना होगा। बहुलक क्या होता है ना, कोई भी आंकड़ा दिया हुआ है तो उस आंकड़ा में क्या कि जो 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 संख्या जैसे ए ए बी
सी डी ई, उस आंकड़ा में जो सर्वाधिक बड़ा है ना, जो जो सर्वाधिक बड़ा है वही उसका बहुलक होता है। क्या होता है? वही उसका बहुलक होता है। तो इस आंकड़ा में आपको देखिए 53 कितने बार आया है ऑप्शन से, देखिए 53 देखिए एक बार आया है, तो ये तो बहुलक नहीं होगा। 65 कितने बार आया? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार आया है। 41 कितने बार आया? देखिए 41 एक बार आया है। 62 कितने बार आया है? एक बार आया है। तो सर्वाधिक बार क्या आया है? 65, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखते हैं। पी क्यू आर एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जहाँ पी क्यू एस आर के समानांतर है। तो पी क्यू और पी क्यू व्यास है। एक समलंब चक्रीय चतुर्भुज पहले क्या होता है ये पता होना चाहिए। जब कोई सर्कल पे ना कोई चतुर्भुज चारों भुजाएं उसको उसके परिधि पर हो तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और समलंब क्या होता है? ये क्या है? ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज इस तरह का फिगर बनता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक एक वृत्त है, इसकी व्यास है, इस पर एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस। पी क्यू क्या है? व्यास है। पी क्यू का मान दिए ठीक है, व्यास है। तो उसके बाद क्या रहा है? क्यू पी आर। क्यू पी आर का मान दिया हुआ है। क्यू पी आर का मान, क्यू यहाँ है, पी यहाँ है आपका, और आर यहाँ है। यहाँ इसका मान दिया हुआ है कितना? 40 डिग्री। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर कोई ये त्रिभुज है ना, अगर ये इसका व्यास है तो व्यास से ऐसे करके दोनों को लेके खींचा जाए यहाँ पे, तो ये एंगल क्या बनेगा ना? 90 डिग्री बनेगा। सेम यहाँ पे भी देखिए, व्यास से बना कोण क्या होगा? किसी वृत्त या अर्धवृत्त से उसके व्यास उसके परिधि पर बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। जब एक दिया हुआ है क्यू पी आर बराबर 40 डिग्री, गिवन है, ठीक है, गिवन है। और बाय फॉर्मूला क्या होता है कि बाय फॉर्मूला इसमें आ रहा है, पी आर क्यू का मान आ रहा है पी आर क्यू बराबर 90 आ गया। तो इस त्रिभुज में देखिए पी आर क्यू में क्या आ जाएगा? पी आर क्यू में 9 और 4 130 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। अब जब ये 50 डिग्री है तो अब चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम है, जब ये ऊपर वाला देखिए, जब ये x है तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एक्स। ये दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तब जब यहाँ 50 डिग्री दिया हुआ है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 130 डिग्री। तो यही पूछ रहा है, आंसर क्या आ जाएगा? 130 डिग्री आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत फार्मूला है, इसको अच्छे से देखिए, जितना समझाए फिर से देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन हो चुका है ना, तो आपका कंप्लीट हो चुका है आज का सेशन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। अगर सच में आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, आपका दिन शुभ हो, आप इसी तरह पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।